हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपकी बुक का 5th चैप्टर है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। पूरे कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। मार्क्स वाइज इट कंटेन्स अराउंड 10 to 14 मार्क्स एंड कंसेप्ट वाइज ये एक ऐसा चैप्टर है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज योर चैप्टर नंबर 4। एडमिशन तो ये है ही, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो। मतलब अगर मैं बोलूँ वो जो 4 टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट, चारों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट सबका एक ही है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होगा, जो कि अगर हम ये टॉपिक अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका 80% ऑफ ऑल द टॉपिक विल बी कवर्ड अपार्ट फ्रॉम 100% ऑफ दिस टॉपिक एडमिशन। तो हमें आज का टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है एंड इट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको खत्म करने में हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसीलिए आप सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना और सारे सम्स जो भी आपको बताया जाए बहुत अच्छे से सॉल्व करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम सिर्फ फंडामेंटल्स, इस वीडियो में सिर्फ फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का सम नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये एडमिशन होता क्या है, कैसे होता है, इसमें कौन से पार्टनर को क्या राइट्स मिलती है, एग्जिस्टिंग फर्म को क्या फायदा होता है और क्या अकाउंटिंग एस्पेक्ट है एडमिशन का। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझिए एडमिशन मतलब होता क्या है। एडमिशन मतलब ऑफ अ पार्टनर, इट मींस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू एन एग्जिस्टिंग फर्म। एक फर्म पहले से चल रही थी, ए और बी, दो पार्टनर थे ए और बी, वो कई साल से फर्म को चला रहे थे। अब उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है न्यू पार्टनर को एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर करने का, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन ये है कि इसमें क्यों एंटर करेंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म है ए और बी की, उनको क्या फायदा सी को एडमिट करके। तो सबसे पहली बात, सी जो आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल अलोंग विथ हिमसेल्फ। तो जब भी वो एक न्यू फर्म में पार्टनर बनेगा, ही विल प्रोवाइड मनी और समथिंग इन गुड्स टू बिकम अ पार्टनर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। दूसरा फायदा एग्जिस्टिंग फर्म को होगा कि उसको एक हेल्पिंग हैंड बढ़ जाएगा, एक नया पार्टनर होगा जो कि फर्म में काम करेगा, अनलेस ही इज नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर। फिर टेक्निकल नो हाउ बढ़ेगा, जैसे कि चार्टेड फर्म्स में होता है कि दो चार्टेड है, एक टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है, डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है, उनको अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, तो उन्होंने एक नया पार्टनर ऐड कर लिया जिसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक्सपर्टाइज है। तो इस तरीके से उनका स्किल्स डेवलपमेंट हुआ, जिससे उनका क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ेगा और बिजनेस को फायदा होगा। तो दीज आर द रीजंस व्हाई एन एग्जिस्टिंग फर्म एडमिट न्यू पार्टनर, मे बी फॉर कैपिटल और फॉर हेल्पिंग हैंड और टेक्निकल नो हाउ और एक्सपांशन और ऑल ऑफ दिस। नाउ जो पार्टनर ऐड हो रहा है, उसको क्या फायदा मिलेगा। तो व्हाट आर द राइट्स अ न्यू पार्टनर विल गेट इनटू अ फर्म, और ये 1 मार्कर में आपके एग्जाम्स में बहुत आता है कि व्हाट आर द राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग फर्म। तो सबसे पहला राइट जो पार्टनर को मिलेगा, राइट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग। अब उसके एडमिशन के बाद से जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, अब वो नए पार्टनर को भी मिलेगा उसका शेयर इन एग्रीड रेशियो, जो भी वो एग्री करेंगे। तो सबसे फर्स्ट राइट अ न्यू पार्टनर विल गेट इन द न्यू फर्म will be the share in profit. Next right the partner will get is the share in assets. मतलब जो भी एडमिशन के बाद जो भी एसेट सेल होंगे उसका शेयर न्यू पार्टनर को भी मिलेगा। तो ये 2-3 राइट्स इन डिसीजन मेकिंग, वो उसका एक ऑथोरिटेटिव डिसीजन मेकिंग में भी उसका राइट्स होगा। तो इस तरह के राइट्स है जो न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं एक फर्म को ज्वाइन करने में। राइट्स के साथ साथ उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे कि फर्म का जो लॉस होगा उसको शेयर करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट शेयर करेगा तो लॉस भी शेयर करेगा। फर्म की अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए ही विल ऑल्सो बी लायबल टू पे इफ फर्म इज अनेबल टू पे। ये हमने 11th में ये सब देखा था पार्टनरशिप के चैप्टर्स में, दैट लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड।
तो these are all basic things regarding admission of a partner as far as concept or legality is concerned. That is, a new partner is admitted into a partnership. What are the rights acquired by a new partner? What are the benefits the existing firm will get? One more thing in the concept you should remember, which is generally asked in the exam. What is the procedure of admission of a new partner? एक नया पार्टनर कैसे एक फॉर्म में ऐड होता है, पार्टनर कैसे बनता है? सी इफ देर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में मेंशन्ड है कि नया पार्टनर एडमिट कैसे होगा, मतलब से फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट में पहले से मेंशन्ड है कि जो नया पार्टनर है बाकी सब पार्टनर के वोट से होगा, मतलब एवरीबडी यूनानिमसली एग्री दैट द न्यू पार्टनर कैन बिकम अ पार्टनर, न्यू पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, देन ओनली ही कैन बिकम अ पार्टनर. तो फर्स्ट तरीका जो है एडमिट होने का इज एज पर द पार्टनरशिप डीड. Whatever is mentioned in the partnership deed, in that way only a new partner can become a partner in the firm. But what if the provision is not there as far as partnership deed is concerned? Partnership deed में admission को लेके कुछ भी mention नहीं है, या उन्होंने partnership deed बनाई ही नहीं है, तब in that case what happens? ध्यान से सुनो. Then in that case, if there is no partnership deed, all partners, every partner who are the existing partner should agree to the admission of the new partner. Suppose A, B, C तीन पार्टनर हैं, वो D को एक नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उसमें A, B और C तीनों को एग्री होना पड़ेगा. अगर पार्टनरशिप डीड में एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर A, B मेंशन होता है, C मेंशन नहीं होता है, मतलब कोई भी एक एग्री नहीं करता है, तो वो D को पार्टनर नहीं बना सकता. ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा. इसके मैं जो थियरी पार्ट है आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग रीड कर लेना. ये 4 इंपॉर्टेंट थियरी एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना है. व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द बेनिफिट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर, व्हाट इज द बेनिफिट एक्वायर्ड बाय द एग्जिस्टिंग फर्म, एंड हाउ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. अब ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये हम अकाउंट्स का टॉपिक में पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कोर्स में पढ़ रहे हैं. तो इसमें हम बेसिकली अपना मोस्टली जो ध्यान रखेंगे वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट को लेकर रखेंगे. तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है एडमिशन में ये कि ये एडमिशन रेगुलर प्रोसेस नहीं है. एडमिशन नेवर हैपेंस डेली बेसिस पे, करंट बेसिस पे नहीं होता है. एडमिशन हैपेंस वंस इन अ वाइल. तो इसकी जो अकाउंटिंग होती है उसमें हमें रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इस तरह से नहीं बनती है. इसमें हमें यह देखना पड़ता है सबसे पहले इसकी अकाउंटिंग करने से पहले कि एडमिशन की वजह से क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्टेड होती है. एडमिशन की वजह से एक पार्टनर जब आता है तो क्या चीजें हैं उसके आने की वजह से अफेक्टेड होती है, वही चीजों में हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, या उसी चीजों से रिलेटेड वी डू अकाउंटिंग एंट्रीज. तो आज का फंडामेंटल्स में मोस्ट इंपोर्टेंटली जो हमारा क्रक्स पार्ट रहेगा ये समझने का कि हमें क्या क्या चीजों की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और दैट मीन्स व्हाट अकाउंटिंग वी हैव टू डू एज फार एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज कंसर्न. तो मैंने यहां पर लिखा है जो आज का हमारा टॉपिक है, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर. मतलब क्या क्या चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है. तो मैं ये सारी चीजें लिस्ट आउट कर रहा हूं, 7-8 चीजें हैं जो कि हमें एक एक करके समझनी है. तो सबसे पहले जो चीज इफेक्ट होती है जिसका हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड ब्रैकेट में मैं और एक लिख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देखो, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर का वो चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था. अब सी एक नया पार्टनर आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल उसका शेयर होगा 1/4 उसको शेयर मिलेगा. तो ऑब्वियसली अब पहले जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये पहले ये ओल्ड जो था वो A:B में था. अब जो न्यू फर्म होगी उसमें A:B:C का होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. तो सबसे पहली चीज जो हमें एडमिशन में इफेक्ट दिखानी होती है या करनी होती है वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
इसीलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट जो एडमिशन में चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर। नाउ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसके साथ साथ हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको जो शेयर मिलता है 1/4, 1/5, 1/6 जो भी है वो एक्चुअली ए और बी से ही मिलता है, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट होता था वो ए और बी शेयर करते थे। अब जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी और सी करेंगे। तो सी को जो शेयर मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? आइदर बोथ फ्रॉम ए एंड बी और इंडिविजुअली फ्रॉम आइदर ए और फ्रॉम बी। तो वो कैलकुलेशन का कि किसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट्स जो हो कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा पार्टनर के एडमिशन के लिए वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग इफेक्ट जो हमें देना होता है वो होता है, मैं एक बार सारे आइटम्स लिख लेता हूं। जनरल रिजर्व, देन एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, then profit and loss account, then workman compensation reserve, then investment fluctuation reserve, then goodwill, then revaluation of assets and liabilities, then partners capital account, then your new balance sheet. टोटल 10 आइटम्स हैं जो आपको इफेक्ट होंगे। आइटम्स बेसिकली आपके 8 ही है, 1 to 8। फिर उसका इफेक्ट देने से जो भी चेंजेस आएंगे हमको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के उसको शो करना होता है। तो आइटम्स बेटा आपके 8 ही है, 1 से लेके 8, और बाकी जो भी उसका इफेक्ट आएगा उसको हमें अकाउंट में शो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसका फाइनल जो पोजीशन होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी और कैपिटल का उसको हम न्यू बैलेंस शीट बना के बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे आइटम्स समझ लेते क्या है और यही आइटम्स क्यों इफेक्टेड हो रहे हैं एडमिशन की वजह से, बाकी आइटम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, और एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को देते हैं, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लगे हाथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप देखो ये जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो 5 आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला छोड़ दो प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 आइटम है ये पांचों 2 से लेके 6 तक, दीज आर ऑल अ काइंड ऑफ रिजर्व, दीज आर ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स। ये एक तरह के रिजर्व्स है, ये पांचों के पांचों अलग अलग तरह के रिजर्व्स है, बट है सारे रिजर्व्स। तो मैं इंडिविजुअली जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी टॉपिक का ट्रीटमेंट हमें सीखना है, तो मैं ये एक एक करके सब आपको बताऊंगा ये होते क्या है और ये क्या है नहीं है, बट फिलहाल मैं ये सारे पांचों को रिजर्व बता के आपको समझा रहा हूं, और रिजर्व है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हम समझेंगे। तो ये पांचों क्या है, एक तरह के रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएल, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक तरह के रिजर्व है। ये जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्चुअली रिजर्व नहीं होता, ये फिक्टिशियस सेट्स होता है, बट इसका ट्रीटमेंट सिखाने के लिए मैं एक बार इसको रिजर्व मान के आपको बता ना। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, जो जनरल पर्पस के लिए यूज हो तो उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो तो स्पेसिफिक पर्पस। बेटा मैं बार बार आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज नॉट अ रिजर्व, बट ये मैंने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो रिजर्व जैसा ही होता है, इसलिए एक बार मैंने इसको रिजर्व की कैटेगरी में लिख दिया है। जब मैं इसको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा तो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल इसको हम रिजर्व मान के ही चलेंगे। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को रिजर्व लिख दिया। इट इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस सेट्स ओनली, बट इसका ट्रीटमेंट रिजर्व जैसे होगा। अभी वापस आ जाते हैं, रिजर्व मतलब क्या होता है? रिजर्व क्या बताया हमने? प्रॉफिट में से जो पार्ट हमने सेट असाइड किया ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सकें। जनरल पर्पस के लिए यूज किया तो जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया तो स्पेसिफिक रिजर्व। अब ध्यान से सुनो, ये जो रिजर्व है ये एडमिशन तक, से फॉर एग्जांपल एडमिशन जो पार्टनर का हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को हो रहा है, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, दो पार्टनर थे ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। अप टू 31 मार्च 2020 ये दो लोग पार्टनर थे 31 मार्च 2020 तक। नाउ 1 अप्रैल 2020 से तीन जन लोग पार्टनर हो जाएंगे अगर सी भी आ जाता है तो एडमिशन के बाद, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। मतलब 31 मार्च 2020 तक सिर्फ दो पार्टनर थे ए टू बी। अब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और 1 अप्रैल एक दिन के बाद से ही हमारे तीन पार्टनर हो गए 1:1:1 का रेशियो। अब ये जो रिजर्व्स हैं सारे, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, ये सारे रिजर्व हमारे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में दिए हुए होंगे। ठीक है, इट विल बी गिवन इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ठीक है, इट विल बी गिवन इन द बैलेंस शीट। अब मेरे को एक चीज आप समझाओ, ये जो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है वो किसकी है? ए और बी सिर्फ, क्योंकि सी तो 1 अप्रैल 2020 से आ रहा है एक दिन के बाद से। तो अभी तक की डेट में जो भी रिजर्व्स एसेट्स और लायबिलिटीज में हैं, जो भी रिजर्व्स हैं वो किन्होंने क्रिएट किया है? ए और बी ने अपनी मेहनत से क्रिएट किया है। तो उसको जब अगर वो शेयर करेंगे तो कौन करेगा? सिर्फ ए और बी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मेहनत से ये सारे रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। तो उसका जो शेयरिंग है, उसका जो इंजॉयमेंट है वो कौन करेगा? वो सिर्फ ए और बी करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो क्या होता है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है उससे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बैलेंस शीट में शो हो रही है, वो सारा ए और बी अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सी के आने से पहले। मतलब 31 मार्च 2020 को ही ये सारा रिजर्व, ये पांचों का पांचों रिजर्व, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, ये सारा अपने ओल्ड रेशियो में ये ए और बी शेयर कर लेंगे ताकि सी को कुछ ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिजर्व शेयर नहीं करेंगे तो ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू रह जाएगा, आगे की बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब जब आगे अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब सी भी शेयर मांगेगा। ये ना हो, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ये क्या करेंगे, किसी भी तरह का रिजर्व, आपके कोर्स में ये 5 ही तरह के हैं, किसी भी तरह का रिजर्व हो, ये एडमिशन से ठीक एक दिन पहले 31 मार्च हमारे एग्जाम्पल में वो जितने भी रिजर्व्स हैं वो अपने दोनों के रेशियो में, न्यू पार्टनर के आने से पहले वाले रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका जो ट्रीटमेंट है हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, बट ग्रॉसली मैं ये फंडामेंटल में आपको समझा रहा हूं कि ये क्यों आएगा और कैसे आएगा। तो होपफुली आपको रिजर्व्स का लेके कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि क्यों इसका ट्रीटमेंट आ रहा है और कैसे करेंगे ओवरऑल। एक बार आपको एक ग्रॉस आइडिया हो गया। ओके, अच्छा, गुडविल को लेके जब हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर किया था तो हमने ये बताया था कि गुडविल इज अ काइंड ऑफ स्पेशल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गवर्न करता है। तो ये हम
आगे की क्लास में जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये पेंडिंग रखो। नेक्स्ट आपका आ गया रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को वापस से रीचेक करना। बेटा इसमें क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में उनके एसेट्स एंड लायबिलिटी है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, एवरीथिंग, उसको एक बार रीअसेस कर लेते हैं, रीवैल्यू कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है अभी के हिसाब से सही है। क्योंकि बहुत बार आपको पता है हम लोग अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जो कि हमने जिस वैल्यू पे खरीदी थी। ऑब्वियसली हो सकता है कि आज की वैल्यू जो बुक की वैल्यू उससे डिफरेंट हो, तो इसीलिए हम जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसके आने से पहले सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू कर लेते हैं, और रीवैल्यू करके जो फाइनल जो करंट फिगर है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम, एग्जैक्ट फिगर लिखते हैं, ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है उससे हम प्रॉपर शेयर ले सके उसके कैपिटल का, उससे प्रॉपर शेयर ले सके उसके कैपिटल का। तो ये कंसेप्ट है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को लेकर। होपफुली आपको फिलहाल ये 1 to 8 समझ में आ गया होगा। गुडविल हम डिटेल में देखेंगे जब हम गुडविल का टॉपिक करेंगे, और फिर उन सब का जो इफेक्ट देना होता है उसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है, जो नया पार्टनर शेयर लेके आ रहा है, और वो सब करने के बाद हम जो न्यू बैलेंस शीट है, हमारी न्यू पोजीशन क्या है बैलेंस शीट की, वो देखते हैं। आज इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से स्टार्ट करते हुए आगे जाएंगे। थैंक यू।